makes your learning affordable. हेलो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर चुके थे। मतलब कि सबसे पहले हमने जाना था कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इलेक्शन कमीशन का विजन एंड मिशन क्या है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। इसके बाद में हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है, किस प्रकार से उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए उसमें आर्टिकल्स वगैरह हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने 2023 में हुए अनूप बनवाल केस के बारे में जाना था, उनकी टर्म्स के बारे में जाना था, एलिजिबिलिटी के बारे में जाना था, साथ में सिलेक्शन कमेटी के बारे में जाना था, सर्च कमेटी के बारे में जाना था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं इससे आगे की चीज़ के बारे में जो बेसिकली आपके यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम उसका एनालिसिस पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से एस्टेब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस इन द इलेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी है। कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोनॉमस बॉडी है। अब ऑटोनॉमस से यहाँ आपका क्या तात्पर्य है? ऑटोनॉमस से तात्पर्य है कि इस बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई दखल नहीं रहेगा। जब ये अपने कार्यों का निर्वाह करेगी, तब ना तो कोई नेता आके बोल सकता है कि तुम्हें इस तरीके से करना है, या फिर कोई और आके बोलेगा कि आपको इस तरह से कार्य करना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह से बनाया गया है, तो उसके अंदर ना तो किसी प्रकार का कोई दखल या बाहरी दखल या फिर किसी प्रकार का कोई दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सहन कर सकता है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो 2023 में पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था, उसका हमने एनालिसिस करके उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में देख लिया था कि वह किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्री एक्शंस को बढ़ाता है और जुडिशरी मेंबर्स को कम करता है। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का लाना चाहता है। तो ठीक था बच्चों यहाँ तक। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिक पर्सपेक्टिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज का नया टॉपिक आज हम शुरू करते हैं, एनालिटिक पर्सपेक्टिव। एनालिटिक पर्सपेक्टिव में क्या है, हम गुण और दोष जो भी चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ इट एस्टेब्लिशेस फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस, ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस पर्सपेक्टिव। एनालिसिस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं जो एनालिसिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, एनालिसिस, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अचीवमेंट्स के बारे में। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम इनटू फोर्स, व्हेन डिड एस्टैब्लिश्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनीवन? 25 नहीं है गौरव, 26 जनवरी 1950 है। इतना सा याद नहीं रहता तुम्हें? जब से 25 जनवरी 1950 से जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है, इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है और क्या क्या चीज़ें में इनको सुधार करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख, अब तक की कितने 18 नेशनल इलेक्शन करवा चुका है? 18। 18वीं लोकसभा चली रही है, जो अभी जिसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी। मतलब कि लीडर ऑफ द लोकसभा भी वही है, नरेंद्र मोदी। तो ये 18वीं लोकसभा। तो अब तक 18 नेशनल इलेक्शन हो चुके हैं। साथ में 370 प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस करवा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टिल टुडे। इसका मतलब इट इज़ दी अनडॉक्यूमेंटेड वंडर है, इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है किसी भी तरीके से कि दिस इज द वंडर। तो वी कैन से इन वन टर्म, दिस इज द अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर आंसर राइटिंग, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। ठीक है, and election commission of india that election commission of india had conducted almost all 18 national elections and 370 plus legislative elections, which is the very
marvelous institutions in the country exist ever today, and it is the undocumented wonder, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट सब फिर उसके बाद में ये तो हमने बात कर ली कितने इलेक्शन हुए हैं कितने नहीं हुए। अब इसके बाद में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनोवेशंस थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनोवेशंस कौन कौन से थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनोवेशन है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ किसका इंट्रोडक्शन किया था इन्होंने, आईडी कार्ड्स का 1993 में। किस कब किया था 1993 में, किसके वर्षकाल में, टीएन सेशन के द्वारा। टीएन सेशन, he was the chief election commissioner of that time. The time was the 1993, okay। and उसके बाद में use of EVM, we are the only country in the world where electronic voting machines are used in the election process or the in elections, ठीक है। in general use of EVMs and C-Vigil app that is the for the awareness of the peoples about the how to conduct elections and where to conduct elections and when will be the elections will be had in your constituency. All the things are the basically for the awareness of the peoples. And the inclusive measures, inclusive, what does it mean by inclusive means जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, जैसे SC ST हो गया या फिर PWD कैटेगरीज हो गई या फिर LGBTQIA+ हो गया, फिर चिल्ड्रंस हो गया, वुमेन्स हो गए, उनको किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जा सके। इन सब प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करके इनोवेशन करके एक तरीके से साबित किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव मेजर्स हैव टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ओके। इंक्लूसिव मेजर्स, अब कौन कौन से मेजर्स लिए हैं ये भी हमको देखेंगे, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा वेट करो। फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज दैट इज द SC and ST, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी दैट इज SC ST या फिर आपके LGBTQIA+ एंड women, senior citizens and children. All of these are the vulnerable sections of the society, which is the most thing required by the Election Commission of India to take care of these vulnerable sections, ठीक है। Now we have discussed about the achievements of the Election Commission of India. Although we can discuss more achievements about the Election Commission of India, but is more of the less it is the good. And we will discuss about the challenges of the Election Commission of India, like what are the challenges which are facing by the Election Commission of India till today. So first of all, we will discuss about the independence of the Election Commission of India. It is the challenge in itself that the Election Commission of India's independence, like if there is biasness in the Election Commission of India, मतलब बाइसनेस का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शन होता है तो जैसे अभी बीजेपी है पावर के अंदर, तो जैसे किसी स्टेट का इलेक्शन होगा, जैसे मान लें राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट्स करती है दैट दीज कैंडिडेट्स हैव वायलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. But sometimes Election Commission of India doesn't take any kind of the actions on them. This is the kind of allegation and accusations by the opposition party. So कहीं ना कहीं it questions the independence of the Election Commission of India. Okay. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, तो इंडिपेंडेंस किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किस तरह से किया जाएगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में उसको किस तरीके से अपॉइंट किया गया है, क्या अपॉइंटमेंट के वक्त सरकार ने उसके ऊपर कुछ फेवर किया था। इफ गवर्नमेंट हैज डन एनी काइंड ऑफ फेवर टू द कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, then definitely there will be some reciprocity between them. So all of these factors determine the independence of the Election Commission of India. तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, वैसे हम we have seen
हाउ डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिलेक्टेड, ठीक है। तो इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसके ऊपर डाउट है। सिलेक्शन प्रोसेस, अब हमने सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ी ली थी पहले, तो देख भाई सिलेक्शन कमेटी होगी, सर्च सिलेक्शन कमेटी से पहले सर्च कमेटी होगी, सेक्शन 6 जो आता है इसका एक्ट है उसके अंदर। तो सर्च कमेटी के अंदर अंदर कौन था, एक तो लॉ मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर के साथ 2 सेक्रेटरी थे, वो 5 लोगों की लिस्ट बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ही खुद अपने लोगों की लिस्ट बना सकती है, 5 ऐसे लोग जो आई मीन दोज हु आर सुटेबल विद द गवर्नमेंट, राइट। एंड आफ्टर द सिलेक्शन कमेटी में कौन है, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद में अपने राहुल गांधी आ जाएंगे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है, ठीक है। एंड उसके बाद में एक कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। तो बेसिकली यहाँ पे लोग अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसको गवर्नमेंट की मेजोरिटी आउटवोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम डाउट्स एंड सम minute there can be some biasness in the appointment of the chief election commissioners of India. Although this is the good act for the selection and appointments of the chief election commissioners, but there is some leakages in the appointments should be which should be addressed on the right time, okay. And जो सबसे सेम चीज लगती है हमको, क्योंकि सीईसी को तो किसकी तरह हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रोसेस की तरह हटाया जाएगा, बेसिकली इम्पीचमेंट। बट इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है ना सेम वही, वैसे चीफ इलेक्शन कमीशन का इम्पीचमेंट नहीं होता, सेम वही प्रोसेस फॉलो की जाती है जो प्रेसिडेंट के हटाने के लिए की जाती है। तो प्रेसिडेंट को हटाएंगे तो वो प्रोसेस इम्पीचमेंट कहलाएगी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर को सेम प्रोसेस हटाया जाएगा तो उसको इम्पीचमेंट नहीं बोलते, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। प्लस जो जो टू चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो देयर इज सम गैप between the chief election commissioners and 2 other election commissioners tenure, basically security of tenure. तो lack of tenure security, lack of tenure security, lack of tenure security of 2 ECs, of 2 ECs। देख सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को किसी की पोस्ट पर अपन ने अपॉइंटमेंट दी है, मतलब कि अपॉइंट किया है, तो अगर उसका टेन्योर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित इन द सेंस कि गवर्नमेंट कभी भी उसके ऊपर एक्शन लेके उसको हटा दे, तो उस चीज़ से उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तब जाकर ही अगर वो किसी की पोस्ट पर है तो अच्छे डिसीजन ले पाता, अच्छे इनोवेशन कर पाता और उस इंस्टीट्यूशन के लिए फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी एस्टेब्लिश कर पाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहीं पे आती है, अगर टेन्योर if there is some lack or gap in the tenure in the appointments or their tenures, this leads to the biasness in the systems. अब हमने बात कर ली टेन्योर, देयर मस्ट बी फेयरनेस इन द टेन्योर एंड देयर सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड कहीं ना कहीं आती है दूसरी चीज़, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को फंक्शन किया जाता है तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की। And if government is financing the institution, so there must be there must not be any independence in doing any actions or any activities by the Election Commission of India. So there is जो फाइनेंसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके लिए सेंटर पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। फाइनेंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है। मन की जो मतलब कि द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस विच इज incurred by the election commission of India are not made on the consolidated fund of India, ठीक है। मतलब कि ये not charged on CFI if the financial expenses not charged on CFI. If finance expense of any institute are depend on the center, it is also an example or an indication that there can be some biasness of the government in the institution.
तो जब कभी भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो इन सब चीज़ों को ही देखा जाता है। उसके आधार पर ही हम तय करते हैं कि वेदर इट वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज फ्री एंड इट इज बायस। ओके, एंड we will discuss about the operational things. And what is the operational things here? There is some accusations there. There is sometime inaccurate roles like in Bihar during SIR, special intensive region. There were some voters who has excluded from the voter list. There is some accusations which must be addressed by the Election Commission of India, and limited power to deregister parties those who are involving in the bad or corrupt practices, any kind of, ठीक है, and there is a limited power for internal party enforcement by the election commission of India. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर सिर्फ लिमिटेड पावर है, वो किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता अगर कोई भी पार्टी किसी भी अन्य तरीके के मिसबिहेवियर या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूडेड है तो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये पावर भी नहीं है कि वो पार्टी के अंदर की जो डेमोक्रेसी उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उनको एनफोर्स कर सके, समझे। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं। और अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वे फॉरवर्ड यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देख, आप खुद भी अपने हिसाब से पढ़ने के बाद में सॉल्यूशन इसका बता सकते हो, बट हियर वी विल डिस्कस बेसिक सॉल्यूशंस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन किसको चाहिए भैया? जो दो ईसीज है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटा रहे हो तुम, तो क्या फायदा फिर इस इंस्टीट्यूट का। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट वही है, अपॉइंटमेंट में आपको वही करना है कि भाई अपॉइंटमेंट में जो सबसे ज़्यादा हाथ होता है एग्जीक्यूटिव का, मतलब कि गवर्नमेंट का, उसको रिड्यूस करना। सिंपल सी बात है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर या सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और एक जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उसमें से एक को हटा दो। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का एक हो जाएगा, एक जुडिशरी का ले आओ, या फिर कहीं और इंस्टीट्यूट से विशेषज्ञ को ले आओ हु कैन बी न्यूट्रल इन दिस पर्सपेक्टिव, एंड द सेकेंड विल बी एलओपी, मिस्टर राहुल गांधी। Then this can be a valid solution for the election commission of India's independence, ठीक है। And third, we can consider Canada like models, Canada like models। अब मैं यहाँ पे बताने नहीं बैठूंगा कि कनाडा में किस तरह का मॉडल फॉलो किया जाता है। बेसिकली ये अदर पार्ट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अदर अन्य कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है, उसमें पढ़ लेंगे अपन ये, ठीक है। अपन कनाडा की तरह मॉडल को अपना सकते हैं जो कि काफ़ी बेटर है। हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे किसी भी मॉडल में, बट जो आर्बिटरी या फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वी कैन रिड्यूस दैट कंट्रोल। ओके, एंड इसके बाद में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, पहले तो इसका कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है ही नहीं, क्योंकि ना तो इसके पास खुद का स्टाफ है। स्टाफ भी प्रेसिडेंट और गवर्नर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनसे रिक्वेस्ट करता है तब जाके उनको प्रोवाइड करवाता है इलेक्शन के टाइम पे। तो वी कैन थिंक दैट वी कैन क्रिएट ए परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद में जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बजटरी ओवरसाइट वी कैन क्रिएट, independent budgetary oversight, so that election commission of India cannot rely on the center for the whole finances of the election commission of India while performing its duties like supervising elections and conduct elections and electoral rolls time to time. 6, there is no legal power to election commission of India to deregister any political party. We must provide election commission of India a legal power so that ECI can deregister any political parties if it is involved in the corrupt practices, ठीक है। तो लीगल पावर दे दो किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सो दैट ही कैन डीरजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द इंक्वायरी एंड investigations which can be conducted by the Supreme Court. That will be fair,
राइट। ये सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो इसके अंदर, और ऐसे सॉल्यूशन लिखने के बाद ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। एंड तो अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ही ली है, जैसे कि क्या कहते हैं जो कि ईसीआई क्या है। तो एक बार अपन यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं कि ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ ऑटोनॉमस बॉडी। अरे यार चुप हो जाओ ना यार। कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑटोनॉमस एंड परमानेंट बॉडी है, ठीक है। अब इसका जो टेन्योर होता है, टेन्योर किनका टेन्योर, वही सीसी एंड ईसीआई का 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। एंड सीईसी को को एससी जज की तरह हटाया जाएगा, बट ईसीज को क्या होगा, सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर हटा देंगे। और जो इनका अपॉइंटमेंट के लिए सर्च कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी बनेगी, वो अपॉइंटमेंट करेगी। ये सब चीज़ हमने देख ली थी। अब क्या चीज़ बचा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनका किस तरह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। साथ में इसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी टर्म्स क्या है, ये सब देख लिए, है ना। और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन तो 2023 के एक्ट में लिखा हुआ है, और कौन कौन सा प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार डेट डेट डेस कुछ चीज़ें एक्ट से उठा के लिख देगा वो, या फिर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से लिख देगा। फिर नीचे आपसे पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कितने वाक्य सही है, कितना कथन सही है। तो उसमें कन्फ्यूजन, आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा है। और जो एक्ट है, एक्ट की कुछ चीज़ें तो आपने देख ली, जैसे सेक्शन 5 देख लिया, सेक्शन 4 देख लिया। सेक्शन 4 में लिखा गया है कि सीईसी और ईसीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा बाय हिज वारंट एंड सील, ठीक है, सेक्शन 4। एंड सेक्शन 5 में क्या है, फिर सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में सर्च कमेटी, सेक्शन 7 में सिलेक्शन कमेटी, टर्म होगी, एलिजिबिलिटी होगी, ये सारी एक्ट में देख ली। और अगर एक्ट में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो रह गई है, तो वो भी हम आगे देख लेंगे अभी, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पढ़ने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देख सबसे पहले तो अपन को जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। 15वें पार्ट में। कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 15वें पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है अच्छे से, पूरी तरीके से। कौन सा पार्ट, 15 पार्ट। और 323 में पार्ट 14 का चैप्टर 2 खत्म होता है, और चैप्टर 2 में क्या है, यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेपीएससी के बारे में बताया गया है। मतलब कि क्या कहते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन, इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे पहला आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है, 324 से 329। ये आर्टिकल है जो 15वें भाग में दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, ओके। अब आर्टिकल 324 के अंदर भी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, क्लोजेस हैं, तो उनको साथ साथ में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 324 का क्लोज 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैंडेट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, मैंडेट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 क्लोज 1 में मैंडेट क्या कहता है, मैंडेट कहता है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है सुप्रिंटेंडेंस। अब सुप्रिंटेंडेंस किसका करेगा, वही इलेक्शन का सुप्रिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन,
डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसका करेगा? इलेक्शन का। ये एज इट इज तुम्हें याद रखने की ट्राई करना है, ऐसा नहीं रट लो, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में दे देगा कि इसका क्रम उलट सुलट कर देगा, पहले कंट्रोल लिया गया डायरेक्शन दिया गया तो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड I will again say another statement. According to the Constitution of India, the mandate of the ECI is control, direction, and superintendence. Definitely, it is incorrect statement according to the Constitution of India. Okay, तो इस तरीके से एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना, उसमें याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो सबको याद करना ही पड़ता है, और वैसे आरपीएससी आरएस जिस आरएस के लिए जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसमें तो 40% लाना भी मुश्किल हो रहा, तो तुम्हें याद करना चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मुझे याद हो गया तो तुमको भी याद हो जाएगा, तुम्हारी बराबरी की तो एज है। गौरव उधर मत कर बेटे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 224 क्लोज टू। आर्टिकल 224 क्लोज टू। सर ये एसआईआर क्या है? हिमांशु बाद में बात करेंगे एसआईआर के बारे में, हम जो भी करंट के टॉपिक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ताकि पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से कवर हो जाए। तो मैंडेट के बारे में कौन से आर्टिकल में दे दिया? आर्टिकल 324 क्लोज 1, ठीक है, आर्टिकल 324 क्लोज 1। और साथ में ही आर्टिकल 324 क्लोज 1 में क्या क्या दे रहा, क्या दे दिया? 324 क्लोज 1 में के अंदर ही दे दिया स्कोप। स्कोप का मतलब कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन लोगों के इलेक्शन करवाएगा। तो सबसे पहले देते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसलिए मैंने कहा था तुमसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बेसिक डिटेल्स है वैसे पढ़ लेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जनरल नॉलेज क्या है। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ साथ एक एक चीज पढ़ेंगे, ताकि आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो स्कोप है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड वीपी, कि भैया इनका इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 क्लोज 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, इतना ही लिखा गया है उसके अंदर, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और यही लिखा गया है जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब हम बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में, जो आर्टिकल 324 क्लोज 2 है। आर्टिकल 324, तो वो आर्टिकल 324 क्लोज 2 किसके बारे में बात करते हैं? कंपोजिशन के बारे में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन होगा। तो सबसे पहले 324 क्लोज 2 बात करता है सीईसी, कि भैया एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। और इसके बाद में, हाँ हाँ कमेंट में लिख लो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटे, मैं बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। तुमने पढ़ लिया कि 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी वास्तव में 2 ही इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो बेटे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया ईसी इलेक्शन कमिश्नर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर संख्या नहीं बताई गई है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया? डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब कि इसके ऊपर पार्लियामेंट क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, और लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या है वो किसके द्वारा फिक्स की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये क्लियरली किसमें लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 क्लोज 2 के अंदर। अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चीफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर की संख्या है 2,
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक तो सीईसी होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि किसके द्वारा निर्धारित होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। कब? जब पार्लियामेंट उस चीज के ऊपर कानून बना देगी। इसीलिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बाद में, अनूप बंडवाल केस होने के बाद में, पार्लियामेंट एक्ट लेके आई थी, और एक्ट लेने के बाद उसमें भी इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या नहीं लिखी हुई है, ध्यान रखना है। किसके द्वारा फिक्स की जाएगी? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति ने ही फिक्स कर रखी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कल को राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के द्वारा बोल सकता है कि अब 4 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, राइट? तो ये बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं विच कैन बी टफ वाइल सॉल्विंग बट इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है? अब भैया अपन ने पढ़ लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बाद में भी हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं, जो 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है? अपन ने यहाँ पे एक चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की, चेयरपर्सन। तो बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन होता है? किसी को पता है? नहीं, नहीं, नहीं रितिका, नहीं गार्गी, गलत है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसका चेयरपर्सन कौन होगा? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये आर्टिकल 324 क्लोज 3 में दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है? क्या एक एक आर्टिकल ऐसे याद करने पड़ेंगे? बेटे याद तो क्या, पढ़ लो, पढ़ने के बाद में 2-3 बार रिवीजन कर लेना, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन लगा लेना इनके ऊपर, ऑटोमेटिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बेसिकली ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एक्ट करता है चेयरमैन की तरह, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। बेसिकली ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगी। यूपीएससी क्या लगा देगी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सी एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द ईसीआई, ऐसे पूछेगी। तो भारत के संविधान के अनुसार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ईसीआई चेयरमैन की तरह कार्य करता है, उसे ही चेयरमैन मान लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? इस वजह से मैं आपको प्रोविजंस के साथ पढ़ा रहा हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के बाद ही ये चीज़ समझ में आएगी। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस वजह से मैंने तुम्हें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी चीज़ों के बारे में बताया था, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब जो आर्टिकल 324 क्लोज 4 है, उसमें क्या लिखा गया? रीजनल कमिश्नर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे रीजनल कमिश्नर्स भी तो होते हैं। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो, अगर इतने ज़्यादा तो आर्टिकल्स हैं नहीं। 324 से 300 कितना है बताओ? 324 से 329, इतने सिंपल से 2-3 आर्टिकल से पढ़ लो। रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट किए जाएंगे असिस्टेंट्स के लिए, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा किसका कंसल्ट के द्वारा? इलेक्शन कमिश्नर्स के कंसल्टेशन के बाद, ठीक है? सिंपल है, इतना कोई लोड नहीं लेना है इसमें। फिर डायरेक्ट आ जाते हैं 324 क्लोज 5 पे। जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी रिमूवल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। सीईसी को किस तरह से हटाया जाएगा? सीईसी को किस तरह से हटाया जाएगा? एससी जज की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है, उसी की तरह से हटाया जाएगा, ठीक है? और बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के आधार पर हटाया जा सकता है। उनको कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, सैलरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? एक्ट बना दिया। एक्ट बना के उन्होंने जो पहला सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस के हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ नहीं लिखी गई तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसका फायदा उठाती है। तो अब बात करते हैं हम 324 क्लोज 6 का, ठीक है?
क्लॉज 6 बेसिकली ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब भी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी इलेक्शंस के टाइम पर तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर उनको प्रोवाइड कराएंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनसे रिक्वेस्ट कराएगा कि भाई हमको स्टाफ चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 326 हो गया। अब 325 की बात करते हैं। 325 किसकी बात करता है, इंक्लूसिवनेस की, कि भैया सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का अलग हो जाएगा, गुजरों का अलग हो जाएगा, यादवों का अलग से इलेक्टोरल रोल बना दिया, नहीं, मुसलमानों का अलग होगा, नहीं, सबका एक ही इलेक्टोरल रोल होगा पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें अमीर गरीब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और नो एक्सक्लूजन, साथ में ये लाइन ध्यान रखना, नो एक्सक्लूजन मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल से नहीं निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि उस व्यक्ति पट्टी कि यह व्यक्ति पर्टिकुलर रिलीजन का है इसलिए हम इसको इलेक्टोरल रोल से निकाल रहे हैं, नहीं निकाला जा सकता है। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिलीजन, सेकेंड हो गया रेस, और तीसरा हो गया कास्ट, और चौथा हो गया सेक्स। ये चार बेसिस है, इन चार बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी इलेक्टोरल रोल से नहीं निकाल सकता। हालांकि अदर बेसिस कैन बी considered, but these four bases cannot be considered by the ECI for inclusion any persons from the electoral rolls. Okay. Now we will shift towards Article 326. तो ये क्या बात करता है, बेसिस की बात करता है, किसकी, एडल्ट सफराज, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, किसकी बात करता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। अभी अभी क्या हुआ था कि मैं ना एग्जाम दे रहा था, तो एक क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इम्प्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब कि स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बेसिक बेसिस एडल्ट सफराज के तहत ही इंडिया में इलेक्शंस होंगे। और जो एज है 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स एज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखी गई है, ध्यान रखना है। 18 साल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 18 साल का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। कौन सा आर्टिकल में है, 326 आर्टिकल में है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं 327। बेसिकली दो आर्टिकल बचे हैं, दो आर्टिकल के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की सेक्शंस है वो भी देख लेंगे। उसके बाद में अपना टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हट जाएगा, क्योंकि करंट की कुछ चीज़ें हैं, करंट की कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद फिर सारा बिल्कुल एक तरह पूरी तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, सबसे पहले 326 पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, 326 में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, 326 में अपन ने पढ़ लिया था कि भाई बेसिस क्या होगा, एडल्ट सफराज होगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। मतलब कि जो भी एडल्ट है वो सब, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे कहीं से भी इंडियन सिटीजन हो बेसिकली, तो वो इलेक्टर रोल में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। और उसकी एज होना चाहिए 18 साल से ऊपर या 18 साल। फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम इंक्लूडिंग इन द इलेक्टोरल रोल, ये भी 2026 क्या है, 326 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन इनके बेस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है कि भाई इनको इन इन बेसिस पे इलेक्टर रोल में शामिल नहीं किया जा सकता। कौन कौन से बेसिस है वो, नॉन रेजिडेंस। अब नॉन रेजिडेंस का क्या लोचा है, देख मैं बताता हूँ। मैं रहता हूँ जयपुर में, तो सिंपल सी बात है मैं जयपुर में वोट दे पाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई दिल्ली में जाके मैं दिल्ली में मेरा वोट लग जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो इसके बेसिस पर, रेजिडेंस के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर सकता है अपन को। ठीक है, एंड सेकेंड, अनसाउंड माइंड। कोई व्यक्ति है जिसका माइंड ठीक नहीं है, अनसाउंड है, मतलब कि जो मेंटली अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ग्राउंड हो जाएगा क्राइम, उसने कुछ क्राइम किया हो, ये इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने की बात हो रही है, ध्यान रखना अच्छे से, इस बात को भूलना नहीं है। और इलीगल प्रैक्टिस, ये चार ग्राउंड है जिनके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑफ एनी पर्सन, टू एनी पर्सन। ठीक है,
अब बात करते हैं 327 की। बेसिकली 327 का कुछ भी नोचा नहीं है। 327 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कोई भी किसी भी तरह का लॉ बनाने के लिए, डिलिमिटेशन हो गया, फिर रोल्स हो गया, इलेक्टर रोल्स हो पे, उन पर कानून बनाने की पावर देता है। किसको देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है। ठीक है, बेसिक ये इतना सा है 327। उसके बाद में बात करते हैं 328। 328 क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है, अगर पार्लियामेंट ने कोई किसी तरह का जो इलेक्टर रोल है, डिलिमिटेशन पे कोई कानून नहीं बनाया तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, जो पावर देता है आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब बात करते हैं 329। 329 में यह कहा गया है कि कोई भी कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिलिमिटेशन अलॉटमेंट्स ऑफ सीट्स को क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, रेमेडी सिर्फ इलेक्शंस का यही है कि पिटीशन के द्वारा तुम पिटीशन फाइल कर सकते हो, देन यू कैन क्वेश्चंस आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन यू कैन क्वेश्चंस द इलेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हो गए, तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देख, आर्टिकल 324, कौन सा आर्टिकल? 324। आर्टिकल 324 क्लोज 1 क्या कहता है कि भैया देयर विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट क्या होगा? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुज मैंडेट विल बी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। स्कोप वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके चुनाव करवाना। आर्टिकल 324 क्लोज 2। आर्टिकल 324 क्लोज 2 बात करता है सीईसी और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट आफ्टर मेकिंग ए लॉ। ठीक है, आर्टिकल 324 क्लोज 3, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है वही एज ए चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। आर्टिकल 324 क्लोज 4, जो रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करने के बाद। आर्टिकल 324 क्लोज 5, रिमूवल के बारे में बताया गया है कि सीईसी को एससी की तरह हटाया जाएगा, जो अदर रीजनल कमिश्नर्स है और ईसीज हैं उनको सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जाएगा। ये एक्ट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 क्लोज 6 इस टॉपिक के बारे में बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट और गवर्नर से तो वो उनको स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे। और उसके बाद में 325 वन इलेक्टोरल रोल होगा पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और किसी भी आधार पर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। इलेक्टर रोल वो बेसिस कौन कौन से हैं? एक तो हो गया रिलीजन, सेक्स, कास्ट, एक और है, एक और बताओ कौन सा है? रेस। इन चार बेसिस पर किसी को भी इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में क्या कहता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज होगा और एज जो है 18 ईयर्स है। लेकिन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज है उनको चार बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है: अनसाउंड माइंड, क्राइम, इलीगल प्रैक्टिस, नॉन रेजिडेंस, जो दिल्ली वाला एग्जांपल मैंने दिया था। ठीक है, 327 में क्या है? 327 क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई पार्लियामेंट कानून बना सकती है डिलिमिटेशंस के लिए, इलेक्टोरल रोल्स के लिए। ठीक है, और 328 क्या करता है? 328 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देता है, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कानून नहीं बना रखा है तो स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कानून की अनुपस्थिति में ऐसा कानून बना सकती है। और आर्टिकल 329 के अंदर जो कोर्ट है, न्यायालय है, उनको वर्जित किया गया है कि वह डिलिमिटेशन के अंदर किसी भी तरीका कोई दखल नहीं देंगे। साथ में क्या है? सिर्फ एक ही तरीका बता रखा लास्ट में भी कि रेमेडी क्या है? इलेक्शन कैन बी क्वेश्चंस बाय फाइलिंग इलेक्शन पिटिशंस। तुम्हारे गाँव